मैं डॉक्टर रमेश शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर बॉटनी, गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। हम जीवाणुओं का जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात कर रहे थे, आर्थिक महत्व की, उसका ये दूसरा भाग है। इसके अंदर हम बात करेंगे आज कि जो जीवाणु हैं इनका औषधियों में क्या योगदान है। औषधियों के अंदर अगर हम बात करें सबसे पहले विटामिन्स की, तो कुछ प्रजातियां हैं उनके संवर्धन से विटामिन प्राप्त किए जाते हैं, जैसे क्लोस्ट्रीडियम एसिटोब्यूटाइलिकम। इसके द्वारा राइबोफ्लेविन नामक विटामिन बी संश्लेषण होता है। इसी प्रकार ई कोलाई जो है उसके वो मनुष्य की आंतों में सहजीवी या सिम्बायोंट के रूप में रहता है, जो विटामिन बी का निर्माण करते हैं और पाचन के लिए कुछ ज़रूरी एंजाइम भी उत्पन्न करते हैं। दूसरा, हर्बीवोर्स जैसे घोड़ा, गाय, भैंस इत्यादि जो हैं, ये प्रोटोजोअन्स के साथ साथ जीवाणु का जो सेलुलोज है ये इसके पाचन में सक्रिय योगदान देते हैं, क्योंकि इन स्तनपायी शाकाहारी प्राणियों में उत्पन्न किसी भी एंजाइम के द्वारा सेलुलोज का पाचन नहीं हो सकता। तीसरा, माउथ कैविटी, आंत, श्वसन नाल आदि अंगों में जीवाणु पाए जाते हैं, जो बाहर से आने वाले रोगकारी जो माइक्रोब्स हैं उनको नष्ट कर देते हैं। ये उपयोगी प्रक्रिया जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न किए गए कुछ रासायनिक पदार्थों के कारण ही होती है। फिर एंटीबायोटिक्स, लगभग 50 से अधिक प्रकार की महत्वपूर्ण एंटीबायोटिक दवाएं जीवाणुओं से प्राप्त होती हैं, जो जानवरों और मनुष्यों के अनेक गंभीर रोगों के उपचार में उपयोगी हैं। इन दवाओं का उपयोग ग्राम पॉजिटिव या नेगेटिव जीवाणुओं के संक्रमण से उत्पन्न रोगों में किया जाता है। तो ये जो है बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है इनका, जो औषधियों के अंदर योगदान है बैक्टीरिया का। तो यहाँ हम देखते हैं कौन से एंटीबायोटिक का कौन सा स्रोत है। जैसे ग्रेमिसिडिन, ये बैसिलस थ्रीविस से प्राप्त होती है। बेसिट्रोसिन बैसिलस सबटाइलिस से। पॉलीमिक्सिन जो है वो बैसिलस पॉलीमिक्सा से। फिर ब्रोंकामाइसिन, टायरोसिडिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है ये एक बहुत महत्वपूर्ण एंटीबायोटिक है। ये हमें स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस से प्राप्त होती है। टेट्रासाइक्लिन भी इसी प्रकार से भी बहुत महत्वपूर्ण है एंटीबायोटिक। फिर क्लोराम्फेनिकोल और इरिथ्रोमाइसिन जो कि एक बहुत कॉमन एंटीबायोटिक है, जो कि बहुत व्यापक तौर पर इसका उपयोग किया जाता है। तो ये स्ट्रेप्टोमाइसिस इरिथ्रस से प्राप्त होती है। इसके बाद इनका जो उपयोग है जीवाणुओं का, वो एक इम्पोर्टेंस है इनकी डीके और डिकम्पोजिशन में। ये इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल हम कह सकते हैं। जिस तरह से एंटीबायोटिक का रोल एक बहुत महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार से ये डीके और डिकम्पोजिशन का भी बहुत महत्वपूर्ण इनका योग है। जो उपस्थित जीवाणु है मृदा में, ये जटिल कार्बनिक पदार्थों के विघटन में सक्रिय योगदान देते हैं। दो स्तर पर ये क्रिया होती है। मिट्टी में पाए जाने वाले हानिकारक कूड़े कचरे, जो हार्मफुल वेस्ट है, उसका ये डीके कर देते हैं और इसमें एक स्कैवेंजर की भूमिका ये निभाते हैं। इसके साथ ही मृदा में उगने वाले पौधों के लिए भोजन उपलब्ध करवाने का कार्य करते हैं। पेड़ पौधों और जंतुओं के मृत शरीरों का डीके जो है वो मृतोपजीवी जीवाणुओं के कारण ही होता है। क्षरण या विघटन की प्रक्रिया जो है, इसमें मृदा के खनिज तत्व जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, फास्फोरस, सल्फर इत्यादि जो जटिल कार्बनिक पदार्थों के रूप में जीवों में होते हैं, उनका जो है सरल अकार्बनिक यौगिकों जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रेट इत्यादि में परिवर्तन हो जाता है। कुछ मृदा में मिल जाते हैं, जबकि शेष वायुमंडल में मिल जाते हैं। मृदा में उपस्थित ये सरल अकार्बनिक पदार्थ पौधों के द्वारा खनिज पोषण के रूप में प्रयुक्त कर लिए जाते हैं। जो महानगरों में सीवेज डिस्पोजल सिस्टम है, इसके अंदर भी जीवाणुओं की इस डीके और डिकम्पोजिशन की जो क्रियाशीलता है उसका उपयोग किया जाता है। तो इसके फलस्वरूप जो प्रदूषित जल है उसको वापस स्वच्छ, शुद्ध और दुर्गंध रहित कर दिया जाता है। इस प्रकार मलमूत्र इत्यादि पदार्थों को ये एकत्र नहीं होने देते और प्रकृति में नाइट्रोजन तथा कार्बन चक्रों के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला जो है इनका वो है डिकम्पोजिशन ऑफ पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड वीडीसाइड। तो जीवाणुओं द्वारा कीटनाशी और ये जो इंसेक्टिसाइड और वीडीसाइड है, इनका उपयोग आजकल बहुत
बड़े स्तर पर किया जाता है तो अनेक प्रकार के जीवाणु जो हैं वो कार्बनिक रसायनों का विघटन कर देते हैं और ये इनको अपघटित कर मृदा एवं वायुमंडल को इनके हानिकारक प्रभाव से सुरक्षित रखने का कार्य करते हैं। और एक इनका जो और यूज़ है वो है कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट्स या कीट नियंत्रण के अंदर। कीट नियंत्रण की अगर हम बात करें तो जैसे एक जीवाणु प्रजाति है बैसिलस thuringiensis, ये इसमें एक विशेष प्रोटीन विष का निर्माण करती है जिसे पैरास्पोरल क्रिस्टल कहते हैं, बीटी टॉक्सिन भी इसको कहा जाता है। यह जो क्रिस्टल है यह अनेक हानिकारक कीटों के लिए घातक होता है। इसके सेवन से पहले कीट लार्वा को लकवा हो जाता है और बाद में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार हमने इन 2 व्याख्यानों में हमने जो जीवाणुओं के लाभकारी जो इसकी इम्पोर्टेंस है, जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, जहाँ पे ये किस तरह से जीवाणु हमारे जीवन में विभिन्न क्रियाओं में डेली कार्यक्रमों में किस तरह से यूज़ है इनका, चाहे वो एंटीबायोटिक का निर्माण हो चाहे वो अपघटन का कार्य हो, वो किस प्रकार से होता है उसके बारे में हमने यहाँ पर बात की।